वेलकम बैक। और अब अंदर की बात हिंदी में। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में लगातार हो रहे हंगामे को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि दोनों ही दलें बीजेपी और कांग्रेस के अध्यक्ष के सामने आमने होकर बैठकर बात करनी चाहिए। ऐसा क्या हुआ कि अब अमित शाह ने चुप्पी तोड़ी? जानिए आखिर क्या है मामला। विपक्षी दलों की तरफ से लगातार अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति बनाई जाने की मांग उठ रही है। इसके पलटवार में अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही मामले का संज्ञान लिया है और एक जांच समिति का गठन किया है। शाह ने बताया कि हमारी सरकार को इस मामले पर कोई भ्रम नहीं है। हम जो कह रहे हैं वह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच के लिए एक समिति का गठन किया है और लोगों को न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा करना चाहिए। शाह ने कहा कि अगर विपक्ष बातचीत के लिए आता है तो संसद में मौजूदा गतिरोध को हल किया जा सकता है। अगर विपक्ष 2 कदम आगे बढ़ता है तो सरकार 2 कदम आगे बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। तो भारतीय जनता पार्टी अचानक राहुल गांधी को लेकर इतनी आक्रामक क्यों हो गई? इन दिनों यह चर्चा का विषय बना हुआ है। 2 लोकसभा चुनाव लगातार बहुमत से जीत चुकी भारतीय जनता पार्टी अन्य राज्यों में भी जीतती नजर आ रही है। लेकिन अब भाजपा के नेता, सांसद, केंद्रीय मंत्री अपनी ऊर्जा सिर्फ एक नेता प्रतिपक्ष की आलोचना में खर्च कर रहे हैं, जो कि चिंता का विषय हो सकता है। बीजेपी पार्टी अब तक राहुल गांधी का कुछ उपनामों से मजाक उड़ाया करती थी, लेकिन राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करके दुनिया के सामने अपनी एक नई छवि पेश की है। बीजेपी, जो अब तक राहुल गांधी को याद नहीं करते थे, अब परोक्ष रूप से राहुल गांधी का विरोध कर रहे हैं। साथ ही राहुल गांधी की एक तरह से मदद भी करते हैं। एक तरफ जहां विपक्ष कड़ी टक्कर देने की कोशिश कर रहा है, वही बीजेपी विपक्ष से ज्यादा राहुल गांधी को महत्व देती हुई नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। तो कांग्रेस राजस्थान में 2023 का चुनाव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में लड़ेगी। इसे लेकर कांग्रेस के आधिकारिक इंस्टाग्राम से एक बड़ा संदेश दिया गया है। AICC के इंस्टाग्राम पर गहलोत ने फिर से कहा, गहलोत फिर से, वो संदेश लिखा गया है। गहलोत फिर से का संदेश अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के इंस्टाग्राम पर लिखा गया। उनका मानना है कि संदेश को लेकर अगर कांग्रेस की सरकार दोहराई गई तो अशोक गहलोत को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो सवाल उठता है कि सचिन पायलट का क्या होगा। पायलट टीम फिर से परेशान होगी। हालांकि इस संबंध में अशोक गहलोत या सचिन पायलट या उनके किसी गुट की ओर से कोई बयान या प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि माना जा रहा है कि इस संदेश से पायलट गुट के विधायक व्यक्तिगत रूप से भी खफा है। गौरतलब है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने कहा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर फैसला चुनाव के बाद ही लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनाव से पहले नए जिले की घोषणा कर बीजेपी को क्लीन स्वीप कर दिया है। नए जिले की घोषणा से कांग्रेस को आगामी विधानसभा चुनाव में राजनीतिक फायदा मिलने की संभावना है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत ने सीकर को विधानसभा बनाकर जाटलैंड हासिल करने की कोशिश की है, तो कांग्रेस ने इस सीट पर जयपुर के शाहपुरा और कोटपुतली को नया जिला बनाने के साथ ही जोधपुर के फलोदी और गंगापुर शहर और जोधपुर के खैथल को नया जिला बनाने की घोषणा कर इस सीट पर जीत पक्की कर ली है। अलवर जिलों में 2018 के चुनाव में कांग्रेस को पूर्वी राजस्थान में जबरदस्त सफलता मिली थी। महत्वपूर्ण रूप से नए जिलों की घोषणा से सत्ता विरोधी लहर कम होगी। आंतरिक कलह के कारण भाजपा सत्ता विरोधी लहर पैदा करने में विफल रही है। गहलोत की 19 जिलों की घोषणा से सीधे 60 सीटों का लाभ होगा। कांग्रेस को पूर्वी और मारवाड़ में भी लाभ होगा। गहलोत की घोषणा से क्षेत्र में जिलों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कांग्रेस को शामिल किए बिना आपसी सहमति से नया मोर्चा बना लिया है। दोनों शीर्ष नेताओं की हाल ही में कोलकाता में मुलाकात हुई है। ममता बनर्जी अगले
हफ्ते ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल के प्रमुख नवीन पटनायक से भी मुलाकात करने वाली है। क्या है बिना कांग्रेस की अखिलेश की चाल, देखिए। कोलकाता में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसके बाद बिना कांग्रेस के ही दोनों पक्षों ने नया मोर्चा बना लिया है। मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि 2024 के चुनाव के लिए कांग्रेस अपनी भूमिका तय कर रही है, सबको मिलकर काम करना है। केसीआर, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और एमके स्टालिन सभी गठबंधन की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रयास के सफल होने की पूरी उम्मीद है। अन्य विपक्षी दलों के साथ हम बीजेपी और कांग्रेस से समान दूरी बनाए रखने की योजना पर बात करेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये तीसरा मोर्चा है, लेकिन क्षेत्रीय दलों के पास बीजेपी से मुकाबला करने की क्षमता है। ये सोचना एक भ्रम है कि कांग्रेस विपक्ष की बिग बॉस है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। तो अगले लोकसभा चुनाव में महज 1 साल बाकी रह गए और मिशन यूपी से एक अहम बात सामने आई है। ओम प्रकाश राजभर के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कुछ संकेत दिए हैं, जिससे कियोस्क को बल मिल रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 लगभग 1 साल दूर है। उत्तर प्रदेश में मिशन 80 पर राजनीतिक कवायद तेज हो गई है। कौन किसके साथ जाएगा और कौन किसका समर्थन करेगा, इस पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ओम प्रकाश राजभर को कुछ संकेत दिए हैं और इससे कयास और तेज हो रहा है कि एक निजी चैनल से बातचीत में पाठक ने कहा कि जब वे एसपी में थे तब भी राजभर से उनकी दोस्ती थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अच्छे लोग हैं और सपा ने उन्हें धोखा दिया है। एक स्लोगन के बारे में बात करते हुए पाठक ने कहा कि कल भी, आज भी और कल भी। इस बयान से राजनीतिक गलियारे में चर्चा हो रही है कि 2024 चुनाव से पहले राजभर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। 25 अफ्रीकी देश की सेना 28 मार्च को पुणे में भारत अफ्रीका चीफ्स कॉन्क्लेव में भाग लेगी। भारतीय पक्ष की ओर से 2 सत्र में रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय और सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारी के साथ साथ पूर्व सैनिक सहित प्रतिभागी भी सम्मेलन में भाग लेंगे। क्या होगी चीफ्स कॉन्क्लेव की यह रणनीति? अफ्रीका के साथ भारत का ये नया कदम कैसे साकारित होगा? देखिए खास रिपोर्ट। 25 अफ्रीकी देशों की सेनाएं 28 मार्च को पुणे में आयोजित भारत अफ्रीका चिप्स कॉन्क्लेव में भाग लेगी। जानकारी अनुसार पहला सत्र भारत अफ्रीका रक्षा साझेदारी के प्रमुख स्तंभों का पता लगाएगा। दूसरा सत्र भारतीय रक्षा उद्योग की अफ्रीका तक पहुंच पर केंद्रित होगा। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच शांति और सुरक्षा बढ़ाने, विचारों और दृष्टिकोणों के आदान प्रदान के अवसर पैदा करने पर ध्यान देने के साथ भारत अफ्रीका संबंधों को मजबूत करने के लिए की गई पहलों पर निर्माण जारी रखना है। यह अभ्यास अफ्रीकी सेनाओं की क्षमता बढ़ाने के लिए सहयोगी दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के साथ साथ सहकारी सुरक्षा और सुरक्षा संकट स्थितियों के प्रबंधन में अफ्रीकी अनुभव से सीखने में मदद करेगा। यह अभ्यास 21 मार्च को पुणे में शुरू होगा और 30 मार्च को समाप्त होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। मंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा दोनों देशों के बीच एक मैत्री तेल पाइपलाइन का उद्घाटन का प्रसंग अभी हुआ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये कार्यक्रम बना। भारत की बांग्लादेश के साथ पहली तेल पाइपलाइन होगी। इससे भारत को क्या फायदा होगा, देखिए रिपोर्ट में। इस पाइपलाइन को 377 करोड़ रुपए की लागत में बनाया गया है। इससे उत्तरीय बांग्लादेश के 7 राज्यों में हाई स्पीड डीजल पहुंचाया जाएगा। इस पाइपलाइन का उद्घाटन मार्च में जरूर किया जा रहा है, लेकिन इसका कामकाज जून महीने में शुरू होगा। बांग्लादेश और भारत के बीच ऐसे बड़े प्रोजेक्ट का फायदा त्रिपुरा, असम और मेघालय जैसे पूर्वोत्तर के राज्यों को होता आया है। ये 3 राज्य पूर्वोत्तर में बांग्लादेश से आयात किए जाने वाले सामानों का जरिया है। इसे समझते हुए बीते कुछ सालों में दोनों देशों की सरकारों ने कई नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, जिससे दोनों देशों की कनेक्टिविटी बढ़े और सीमाएं और खोली जाए। भारत के लिए बांग्लादेश उसका अहम पड़ोसी और मित्र देश है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। तो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को 1 साल होने जा रहा है, लेकिन ये
लेकिन अब भी ये युद्ध के थमने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। इस बीच जब दुनिया के तमाम नेताओं की नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है, तो इस रिपोर्ट में विदेश मंत्री ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया, जानते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को 1 साल पूरा हो गया है, लेकिन अभी भी कोई सौहार्दपूर्ण समाधान नहीं निकला है। तब प्रधानमंत्री मोदी दोनों देशों के बीच इस युद्ध को रोकने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन मोदी क्या करेंगे, इसका जवाब विदेश मंत्री जयशंकर ने दिया है। एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में पूछे गए एक सवाल के जवाब में जयशंकर ने कहा कि दुनिया में आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में संघर्ष के कारण कई विशेष मुद्दे सामने आए हैं और जहां भी हमारे लिए संभावना होगी हम वहां अपना योगदान देंगे। पहले तुर्की के विदेश मंत्री ने इस मुद्दे को उठाया था और मैं यूक्रेन के पीएम से मिला था जब मैं न्यूयॉर्क में था और उन्होंने परमाणु संयंत्र के बारे में चिंता व्यक्त की थी। वे चाहते हैं कि मैं रूस से बात करूं, जिसके बाद मैंने प्रधानमंत्री की अनुमति के बाद रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से इस मुद्दे पर बात की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटी। तो हाल ही में चीन और अमेरिका राजनीतिक विवाद के कारण अधिक जटिल हो जा रहे। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते वार्षिक विधायी बैठक के दौरान चीन ने कहा था कि अमेरिका ने चीन को रोकने और नियंत्रित करने के लिए एक अभियान चलाने का आरोप लगाया था, जिससे उनके द्विपक्षीय संबंध खराब हुए थे। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों ने चीन को नियंत्रित करने, घेरने और दबाने की कोशिश की है, जिसने देश के विकास के लिए गंभीर चुनौतियां पैदा की है। दूसरी ओर चीनी विदेश मंत्री किन गेंग ने भी चीन के बीच संभावित युद्ध की चेतावनी दी है। अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि अगर अमेरिका बिना ब्रेक लगाए गलत रास्ते पर तेजी से बढ़ रहा तो वह उसे रोक नहीं पाएगा, जिससे युद्ध निश्चित है। अमेरिका में बकनेल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने कहा कि चीन और अमेरिका के बीच जारी इस तनाव को लेकर अपनी राजनीति की दिशा बढ़ा दी गई है। कुछ दिनों पहले चीन ने कई अभूतपूर्व शिखर सम्मेलन को आयोजित किए और अमेरिका पर चीन के विकास को रोकने की कोशिश करने का आरोप लगाया, लेकिन जानकारों का कहना है कि चीन की कोशिशों का असर कमजोर। कनाडा में कई भारतीय छात्रों को फर्जी दस्तावेज के आधार पर कॉलेज में दाखिला लेने के आरोप में डिपोर्ट किया जाने वाला है। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट में। कनाडा में करीब 150 से 200 भारतीय छात्र मुश्किल में हैं। जालंधर में एक इमिग्रेशन कंसल्टेशन एजेंसी ने कथित तौर पर उन्हें धोखा दिया और ये फर्जी दस्तावेज मुहैया कराए। अन्य एजेंसियां भी शामिल है या नहीं, अभी उसका पता नहीं चला है। कई एजेंसियां हैं वह उन लोगों को धोखा देती है जो विदेश में पढ़ना चाहते हैं और वहां बसना चाहते हैं, जिसमें जालंधर में एजेंसी ने भारी शुल्क पर फर्जी प्रवेश पत्र दिए। दस्तावेजों के आधार पर उनका वीजा आवेदन जमा किया और उन्हें वीजा मिल गया। कुछ महीने पहले जांच के दौरान कनाडा में पूरा मामला सामने आया, तो संभावना जताई जा रही है कि ऐसे छात्रों को भारत देश वापस भेजा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी।